हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे उत्तराखंड सहायक अध्यापक एलटी परीक्षा 2026-27 के लिए जो वैकेंसीज आने वाली हैं, जिसको लेकर हमने चर्चा की थी कि उत्तराखंड के अंतर्गत कुमाऊं के अंतर्गत कितने एलटी के पद रिक्त हैं और कब तक इसका विज्ञापन जारी हो सकता है। इससे पहले हमने एलटी से संबंधित क्लास में इस पर पूरी चर्चा की थी। तो नेक्स्ट क्लास में हम इससे संबंधित जो पदों के विषयवार जो पद हैं उस पर आधारित चर्चा करेंगे। तो आज के क्लास में दोस्तों हमारा जो क्लास रहेगी उसमें हम बात करेंगे उत्तराखंड सहायक अध्यापक एलटी 2026-27 के पदों में के लिए जो यूनिट वाइज जो सिलेबस रखा गया है वो किस प्रकार से रखा गया है। क्योंकि यहाँ पर जो एग्ज़ाम होना है दोस्तों, इसमें 50-50 अंक के दो प्रश्न होने हैं, दो प्रश्न पत्र होने हैं यहाँ पे 50-50 अंक के। तो हालांकि पेपर एक ही होगा दोस्तों, लेकिन यहाँ पर 50 अंक का जो है आपका सीडीपी से रिलेट होगा और 50 अंक का होगा आपका सब्जेक्ट से संबंधित पेपर। तो दोस्तों, पहले से ही पेपर जो हुआ करता था वो 30:70 हुआ करता था। तो 30 का उसमें सीडीपी होता था और 70 मार्क्स का जो है सब्जेक्टिव होता था। लेकिन अब यहाँ पर जो है 50 नंबर का सीडीपी है और 50 नंबर का जो है आपका सब्जेक्ट स्वयं का रहेगा। तो दोस्तों, इस बार आपने जो एलटी का रिजल्ट देखा था उसमें मेरिट जो है लगभग 56, 57, 58, 60, 65, 70, तो इस तरीके की मेरिट रही थी अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से। तो इसमें क्या है कि दोस्तों मेन रोल जो प्ले होता है इसमें होता है सीडीपी का। तो सीडीपी का महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि सीडीपी में आप जितना स्कोर कर पाते हैं उसी से आपका सब्जेक्ट का भी बनता है। ठीक है, तो और आपका ऑल ओवर जो है रिजल्ट उसी पर डिपेंड करता है, क्योंकि सब्जेक्ट के नॉलेज मैक्सिमम कैंडिडेट्स को होती है लेकिन सीडीपी में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए जो है आप सभी को, जो भी कैंडिडेट्स अभी हमारी वीडियो देख रहे हैं, उनको हम पहले यही सजेस्ट करेंगे कि आप सीडीपी अपना स्ट्रॉन्ग करें और सब्जेक्ट पर कंटिन्यू मेहनत करते रहें, क्योंकि उत्तराखंड के अंतर्गत एलटी के काफ़ी सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो आप जो है ज़रूर इसकी तैयारी पे अभी से जुट जाइए, क्योंकि दोस्तों उत्तराखंड के अंतर्गत जो भी सब्जेक्ट की वैकेंसी निकल रही हैं, जो भी एग्ज़ाम्स निकल रहे हैं, उनमें समय बहुत ही कम मिल रहा है एग्ज़ाम के बीच। ठीक है, तो और आपको पता है कि एलटी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, 50, 55, 60 हज़ार कैंडिडेट्स पिछले प्रीवियस एग्ज़ाम में ही थे। और अभी जो है फिर नए कैंडिडेट्स जो बीएड एस्पिरेंट हैं वो भी इसमें आवेदन करेंगे और उनका स्टैंडर्ड जो है पुराने अभ्यर्थियों से ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है करेंटली बीएड का कोर्स कंप्लीट करके आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन की ज़रूरत है। तो आप समय का सदुपयोग कीजिए, ये वेट मत कीजिए कब इसका विज्ञापन जारी होगा फिर हम आवेदन के साथ ही फिर पढ़े यहाँ पर परीक्षा की तैयारी करेंगे। नहीं, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। अगर आप इस तरीके की तैयारी के साथ सोच के चल रहे हैं कि हम उसी बीच पढ़ के अपना चैलेंज क्लियर कर लेंगे, तो ये बिल्कुल नामुमकिन है। क्योंकि उत्तराखंड में एलटी के लिए जद्दोजहद बहुत तगड़ी होती है, लेक्चरर के लिए बहुत तगड़ी होती है, क्योंकि हर कोई आज के समय में टीचर बनना चाहता है और सपना सबका होता है, लेकिन सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो उस सपने के पीछे बहुत लंबे समय से भाग रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है अभी से एलटी की तैयारी में लगना होगा और कम से कम 6 महीने से 1 साल तक कॉन्सेंट्रेट तैयारी चाहिए, तब जाके कहीं आपको सिलेक्शन देखने को मिलेगा दोस्तों। इस उम्मीद पर मत रहिएगा कि एलटी का विज्ञापन जारी होगा और फिर हम वहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल असंभव है दोस्तों। ठीक है, 2-3 महीने के अंतर्गत आप ग्रुप सी के अन्य एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, लेकिन एलटी सिलेक्शन लेना बहुत नामुमकिन है। कंपटीशन बहुत हाई है दोस्तों, लोग अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छे महारथी बन चुके हैं। तो अगर सीडीपी को स्ट्रॉन्ग बना देंगे तो कहीं ना कहीं वो 100% चैलेंजिंग जो है अपना स्कोर कर पाएंगे और बिना मेहनत वाले कैंडिडेट्स ऐसे कि ऐसे हाथ धरे रह जाएंगे। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों आपने यहाँ पर देख ही लिया है, हम बात कर रहे हैं सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड के पद के लिए।
जो पाठ्यक्रम है, चूँकि एलटी ग्रेड जो पद है दोस्तों लेवल 6 की जॉब है और जो है यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट ये जॉब होती है और इसमें लेवल 7 की जॉब है दोस्तों और इसमें जो है 4600 का ग्रेड भी होता है और दूसरा जो है 44,900 से लेके 1,44,600 तक इसमें लेवल जो है सैलरी का रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ग्रेटफुल ये जॉब है, कितना बहुत मज़ेदार जॉब रहेगी अगर आप इसमें सिलेक्शन ले लेंगे। तो दोस्तों जितना बोलने में आसान लग रहा है उतना ही कठिनाई से ये पद मिलता है और इसका जो है वही कैंडिडेट बता सकते हैं जो यहाँ पर इसमें जॉब कर रहे होते हैं। तो दोस्तों बहुत मज़ेदार जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है, विद नॉलेजेबल है और स्टडी कंटिन्यू रहती है, लाइफ टाइम स्टडी रहती है टीचिंग सेक्शन में। तो ये काफ़ी सारे इसके अंतर्गत जो हैं काफ़ी इसके जो महत्वपूर्ण पहलू हैं एक शिक्षक बनने के बाद, तो वो काफ़ी आकर्षित करते हैं। हालांकि जिम्मेदारियां भी आज के समय में काफ़ी हैं एक शिक्षक के पास, लेकिन अगर जिम्मेदारियों के साथ उसी लेवल की सैलरी मिलने लग जाए तो वो जिम्मेदारी में जो है आनंद अलग ही होता है। तो दोस्तों यहाँ पर सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड के पद के लिए जो पाठ्यक्रम रखा गया है वो क्या रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता है और सभी विषयों के लिए समान यहाँ पर योग्यता रहती है। तो यूनिट 1 की हम बात करते हैं दोस्तों। पहला टॉपिक हमारा रहेगा शिक्षा और दर्शन। तो यूनिट 1 में पहला टॉपिक शिक्षा और दर्शन है और शिक्षा और दर्शन जो है दोस्तों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि शिक्षा जो है दर्शन के बिना जो है बिल्कुल अधूरा है। और शिक्षा और दर्शन के बीच रिलेशन इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है, यानी कि एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं, साइकोलॉजी एंड एजुकेशन, ठीक है। और साथ ही शिक्षा के विभिन्न दर्शनों का योगदान। अब शिक्षा को आगे बढ़ाने में बहुत सारे दर्शन शास्त्र हैं जिनका उपयोग हुआ है, जैसे आपका समय के अकॉर्डिंग प्रकृतिवाद है, व्यवहारिकतावाद है, आदर्शवाद है, यथार्थवाद है और शैक्षणिक जो विचारक रहे हैं जिन्होंने जो दार्शनिक हैं अपने आप में और जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में विचार प्रस्तुत किए हैं उनकी शैक्षणिक अवधारणाएं जो महत्वपूर्ण रही हैं, जैसे रूसो हैं, प्लेटो हैं, ठीक है, प्लेटो का है, अरस्तु ने योगदान दिया है, जॉन डेवी ने दिया है, अरविंदो घोष ने दिया है, साथ ही महात्मा गांधी ने दिया है, विवेकानंद ने दिया है, टैगोर ने इसमें विचार दिए हैं, गिज्जू भाई ने इसमें विचार दिए हैं और साथ ही सावित्री बाई फुले, ये इनके जो हैं विचार आपके इस यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत पूछे जाएंगे। इसके अलावा अन्य भी दार्शनिक हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पर सिलेबस के अंतर्गत उन्होंने रूसो, प्लेटो, अरस्तु, डीवी, अरविंदो घोष और महात्मा गांधी, विवेकानंद, टैगोर, गिज्जूभाई और सावित्रीबाई फुले और के जो है इन इन दार्शनिकों को जो है इस यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत रखा गया है। तो इनके विचारों से अवगत होना पड़ेगा, इनकी शैक्षणिक अवधारणाएं क्या क्या हैं, इनकी शिक्षा के क्षेत्र में इनकी विचारधाराएं क्या हैं, उनको जो है यहाँ पर यूनिट 1 के अंतर्गत अच्छे से स्टडी करना होगा। इसके अलावा दोस्तों हमें इस टॉपिक के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत पढ़ना है कि शिक्षा की अवधारणा क्या होती है, किस तरीके से एक व्यक्ति अगर शिक्षक बनता है तो उसे जो है किस प्रकार के कार्य करने चाहिए, तो वही यहाँ पर शिक्षा की अवधारणा है। साथ ही प्रशिक्षण, जो शिक्षक को प्रशिक्षण लगातार लेना होता है और उसके अलावा शिक्षण और शिक्षा के जो कार्य और एजेंसियाँ हैं, ठीक है, तो एजुकेशन से रिलेटेड जो वर्क एजेंसीज हैं उनके बारे में स्टडी करना है। इसके अलावा शिक्षा के स्रोत पर चर्चा करनी है दोस्तों। शिक्षा के जो स्रोत हैं वो हैं 21वीं सदी में शिक्षा के मुद्दे और चुनौतियाँ। अब बात है 21वीं सदी के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी सुधार देखने को मिले हैं और उस समय काफ़ी जो मुद्दे हुए हैं उसके अलावा उसमें बहुत काफ़ी कुछ चुनौतियां भी रही थी, ठीक है। हालांकि दोस्तों जीवन खुद में एक चैलेंज है, चुनौती है, लेकिन जो शिक्षा के क्षेत्र में ड्रास्टिक चेंज लाने के लिए जो उस समय की चुनौतियां थी
वो जो है यहाँ पर शिक्षा के सही मुद्दे और चुनौती पर इसमें चर्चा होनी है। इसके अलावा शिक्षा में अवसर व उत्कृष्टता ज़रूरी है। ये मेन बात यहाँ पर है कि शिक्षा में अगर अवसर ना दिया जाए या उत्कृष्टता ना हो, सांस्कृतिकरण और बहुभाषावाद को इसमें महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट होते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें सांस्कृतिकरण को महत्व देना है। ठीक है, सांस्कृतिकरण का भी इम्पोर्टेंस दिया गया है और साथ ही बहुभाषावाद। तो बहुभाषावाद भी यहाँ पर यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत रखा गया है। तो बहुभाषी जो होते हैं उनसे संबंधित यहाँ पर बात रखी गई है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं और क्या टॉपिक्स इसके अंतर्गत हैं। एक तो है भावनात्मक, सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण में शिक्षकों की भूमिका। तो जो भावनात्मक विचारधाराएं हैं उनको तथा सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण की में शिक्षकों ने जो भूमिका प्ले की है, तो वो जो है उस पर भी इसमें स्टडी करनी है। इसके अलावा भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा पूछा जाता है। इसके अलावा स्वतंत्रता, न्याय, समानता और बंधुत्व के संवैधानिक प्रावधान। तो अगर आपने देखा होगा संवैधानिक प्रावधान जो है उसमें बंधुत्व का भी महत्व दिया गया है। और साथ ही वैश्वीकरण विश्व के क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर आपको एसएसटी के प्रश्न भी जो है उसमें देखने को मिलेंगे, जिसके अंतर्गत जो है संवैधानिक प्रावधान जैसे हैं। ठीक है, और वैश्वीकरण है, निजीकरण है, सार्वभौमिकरण है और साथ ही शिक्षा का आधुनिकीकरण, यानी कि जो मॉडर्नशिप है एजुकेशन की, उसको भी यहाँ पर महत्व दिया गया है। यानी कि क्या तकनीकें आज के समय में कार्य कर रही शिक्षा के क्षेत्र में, ये भी शिक्षा के अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है, शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत आता है। और साथ ही इसमें शिक्षा और समाज पर महत्व देना है और एक निवेश के रूप में शिक्षा किस प्रकार से कार्य करेगी, इसको लेकर भी इसमें काफ़ी मेहनत आपको करनी होगी। ठीक है, क्योंकि समाज शास्त्र के अंतर्गत यानी कि पूरा हमारा सोशलिज्म जो है और साथ ही जो मॉडर्निटी है, आधुनिकीकरण, और साथ ही इसमें एक विशेष के रूप में ये शिक्षा यहाँ पर दी जाएगी। तो इन टॉपिक्स को हमने चर्चा करनी है, इन टॉपिक्स को हमने बहुत अच्छे से स्टडी करना है, इनके अंदर के हमने कंटेंट को पूरा डिटेल से पढ़ना है और इस पर आधारित एमसीक्यू क्वेश्चंस पर भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर है एक एजेंट के रूप में, अगर यदि कोई अभ्यर्थी जो है एक एजेंट के रूप में कार्य करता है और वो पढ़ा रहा है, तो समझ लीजिए कि कहीं न कहीं जो है यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक समाज सुधारक के रूप में शिक्षक किस तरीके से कार्य करता है, ये भी सिलेबस के अंतर्गत रखा गया है। समाज सुधारक के रूप में जो है शिक्षक की क्या भूमिका है। इसके अलावा भारतीय ज्ञान जो प्रणाली है उस पर भी हमें इसमें चर्चा करनी है। इसके अलावा मूल्य संवर्धन में पाठ्यक्रम, तो जो नागरिक हैं उनके मूल्य का संवर्धन करने में जो पाठ्यक्रम का यूज होना है वो हमने बात करनी है मूल्य संवर्धन में। इसके अलावा शिक्षक की भूमिका, स्कूल परिवार के अंतर्गत शिक्षक की क्या भूमिका है, इस पर भी यहाँ पर चर्चा करनी है इस टॉपिक के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा परिवार और समुदाय की भूमिका, ये भी हमें यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत स्टडी करनी है। और इसके अलावा शिक्षा में पर्यावरण को भी महत्व दिया गया है। ये टॉपिक्स जो हैं आपके इस सिलेबस के अंतर्गत रखे गए हैं, जिसमें हम केवल अभी दोस्तों यूनिट 1 पर ही चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद की क्लास जो हमारी रहेगी उसमें हम यूनिट 2 पर डिस्कशन करेंगे और बहुत बेहतरीन कंटेंट ला के यहाँ पर सेकंड और थर्ड जो यूनिट है आपका उसको एक साथ हम कवर करेंगे। तो इसलिए जो है अभी आप यूनिट फर्स्ट को देख लीजिए और बहुत जल्द इसकी क्लास हमारी रेगुलरली आने वाली है, तो आपको फिर यहाँ पर जो है रेगुलर क्लास देखने को मिल जाएगी। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी क्लास लगातार लेना चाहते हैं
तो जो भी कैंडिडेट्स हैं दोस्तों, हम आपको कंटिन्यू एक अच्छी प्रिपरेशन का प्रयास करेंगे। लेकिन यदि आप इंस्टेंटली हमारा जो है चैनल को लेना चाहते हैं, हमारी क्लासेस कंटिन्यू लेना चाहते हैं एक बेहतरीन प्रिपरेशन के साथ, तो आप हमारे चैनल के बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए दोस्तों क्या चाहिए, एक कंटिन्यूटी चाहिए स्टडी के लिए। और आपको एक बेस्ट ट्यूटर की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि जो है किसी भी चीज़ को समझने के लिए बेस्ट ट्यूटर चाहिए जो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। तो यहाँ पर हम अपनी क्लास के माध्यम से पूरी तरीके से आपके सिलेबस को इस यूनिट फर्स्ट से संबंधित और अन्य जैसे यूनिट सेकंड है दोस्तों, इस यूनिट सेकंड से संबंधित सारे टॉपिक्स को हम एक एक करके पूरा कवर करने वाले हैं। और साथ ही इसमें एमसीक्यू प्रश्नों को भी हम महत्व देंगे, जिससे आपके प्रिपरेशन और अधिक मजबूत यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आप जो है यूनिट फर्स्ट की तैयारी के लिए तैयार हो जाइए। हम कल या परसों से इसकी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं, और आपको लगातार यहाँ पर जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग एक बेहतरीन प्रिपरेशन देखने को मिलेगी। और कुछ चीज़ें आपको नोट करनी होंगी, कुछ चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। तो ये बेहतरीन रहेगा सब कुछ। तो इसलिए जो है शिक्षा और दर्शन के बीच संबंध का टॉपिक पढ़ने के लिए आप सभी लोग